हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द एसवीसी क्लासेस टेक। डियर स्टूडेंट, ये छोटा सा हमारा एक नया चैनल है। इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं क्लास 10 और क्लास 9 के लिए एजुकेशनल वीडियो। ये हमारा छोटा सा चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप क्लास 9 में थे, आप 10th में आ गए हो, और यहाँ पर आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि आप चले गए हो क्लास 10 में। और क्लास 10 का जो ईयर होता है ना, ठीक है, ये ईयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, किसी भी बच्चे के लिए। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले डेली फ्री लाइव क्लासेस, उसी के साथ आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर नोट्स चाहिए तो देखो, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे भी आपको ज्वाइन करना होगा। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे सेशन को। तो डियर स्टूडेंट, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स अगर लग रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब आपको पता है, रुका हुआ। अगर इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगा। ये मोशन में आ जाएगा ना, तो हो सकता है कि रुका हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, एक इफेक्ट हो सकता है। दूसरा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो, ठीक है, तो हो सकता है कि वो रेस्ट में आ जाए। हो सकता है ना, रेस्ट में आ जाए। अगर हम गाड़ी अगर मोशन में है, मूव कर रही है, अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से क्या होगी, गाड़ी रुक जाती है। तो यही तो एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हमने जिस डायरेक्शन में मोशन है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये होगा। उसके बाद देखिए, हो सकता है कि इसका डायरेक्शन भी चेंज हो, इस मोशन का जो डायरेक्शन है ना वो भी चेंज हो, क्योंकि हमने अगर इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट इधर जाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकता है। हो सकता है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो, या हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी या फिर जो स्पीड होगा वो भी बढ़े। ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द फोर्स आर यू फैमिलियर विद। आपको कौन कौन से फोर्स पता है? आपको एक ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया है। एक मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको पता है, उसके बाद आपको एक न्यूक्लियर फोर्स पता है। ये सारे फोर्स होते हैं ना, ये सारे फोर्स आपको पता है। उसके बाद देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स। इसे हम इसे हम यूनिवर्सल फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल फोर्स है। ठीक है। अब यूनिवर्सल फोर्स क्यों है, क्योंकि इस यूनिवर्स में कहां पर भी हो सकता है, कहां पर भी हो सकता है। इट एक्ट बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। यानी इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उन ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी दो ऑब्जेक्ट हो गए इस यूनिवर्स में, तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है। तो और मून के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है। सन और अर्थ के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। सन और जो बाकी के प्लैनेट है ना, जो सन के अराउंड घूमते हैं, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्लियर है सबको? चलो, अब चलो एक चीज समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, कोई चीज अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो चीज नीचे आ जाती है। आप सभी को पता है ना। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इस पेन को ऊपर फेंक दिया इस तरीके से, ये पेन फिर से नीचे आ जाएगी। क्यों? वाई? क्या होगा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होगा कि अर्थ क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। क्या करेगी? सेंटर की तरफ खींचेगी। ठीक है। इसके वजह से वो ऑब्जेक्ट हमेशा ही नीचे की तरफ आता है। यानी कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं ना, तो हमेशा नीचे आती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारी चीजें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वो चीज कभी नीचे नहीं आती। वो ऐसे अगर हम फेंक दी तो वैसे वो हवा में फ्लोट करते रहती। ठीक है। बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वो चीज नीचे आती है। ठीक है। इसका सारा
क्रेडिट जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फोर्स को किसने डिस्कवर किया। तो देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं है कि रातों रात किसी ने डिस्कवर किया हो, ठीक है। आप देखते हैं, आप आइजैक न्यूटन जी की कहानी सुनते हो, ठीक है। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एक एप्पल टूटकर उनके शरीर पर गिरा। लेकिन मुझे बताओ, क्या एक ही एप्पल उन्होंने देखा, क्या उसके बाद उन्होंने ऐसा सोचा क्या कि हाँ यार, ऐसा कोई तो चीज है जो इस एप्पल को खींच रही है? नहीं, ठीक है। न्यूटन से पहले, ठीक है, न्यूटन से पहले कोपरनिकस, उसके बाद गैलीलियो, उसके बाद केपलर, ठीक है। इन सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, आप अपने लॉ रखे थे, ठीक है। फिर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के कुछ लॉ, केपलर के कुछ लॉ, इनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी रख दी, ठीक है। उन्होंने अपनी एक थ्योरी रख दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एप्पल टूट के नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये एप्पल अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जो फोर्स होता है ना, वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही लगता है। देखो, अब मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, ठीक है, और ये एप्पल है, ठीक है। तो मुझे बताओ, हमने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, तो इसका मतलब जिस फोर्स से अर्थ जी इस एप्पल को खींच रही है ना, उसी फोर्स से ये एप्पल भी हमारे अर्थ को उसके तरफ खींच रहा है। यानी अर्थ जितना फोर्स लगा रही है उतना ही फोर्स एप्पल लगा रहा है। लेकिन क्या होता है, हमेशा एप्पल ही टूटकर पृथ्वी पर गिरता है, ना कि कभी पृथ्वी एप्पल पर गिरती है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम बात करें एप्पल की मास की, एप्पल का मास कितना होता है, कितना छोटा होता है, 50 ग्राम, ठीक है। और अर्थ का मास कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, जो ये फोर्स होता है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना इन दोनों के बीच में, वो हमें सिर्फ इस एप्पल पे ही दिखाई देता है, अर्थ पे वो ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है, अर्थ का मास बहुत बड़ा है। इसके वजह से हम अर्थ पर उसका इफेक्ट नहीं देख पाते, क्योंकि नेचर का इस नेचर का सबसे वीक अगर कोई फोर्स हो तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। चलो चलो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, चलो एक बार देख लेते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू मासेस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन। यानी दो मासेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दो मास हैं, इसका मास m1 मान लेते हैं और इसका मास m2 मान लेते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। इसका डिस्टेंस हम सेंटर से पकड़ लेते हैं, मान लीजिए है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर हमने पकड़ लिया। तो इसका मतलब क्या है कि इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो फोर्स होता है ना, ये डिपेंड होता है मास पर, और ये किस पर डिपेंड होता है, मास पर डिपेंड होता है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, और इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। इसका फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसका फार्मूला होता है जी m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी इन दोनों के मास के प्रोडक्ट पर और इसके डिस्टेंस का स्क्वायर इस पर डिपेंड होता है। बाद में मैं आपको ये चीज बताऊंगा, न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में मैं आपको ये चीज बताऊंगा, ठीक है। अभी तक आप इतना ही यहाँ पर याद रखो कि हमने क्या कहा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब समझो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा लैपटॉप यहाँ पर है, तो इसका मतलब हम दोनों के बीच में भी कोई फोर्स है क्या? बिल्कुल एक फोर्स है, बिल्कुल हम दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है कि हम इस लैपटॉप की तरफ या फिर लैपटॉप मेरी तरफ क्यों नहीं मूव हो रहा? क्योंकि अगर बात करते हैं तो फ्रिक्शन, क्योंकि लैपटॉप यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब इस टेबल पे रखा हुआ है, इस टेबल और इसके बीच में क्या है, एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है ना। तो इसके वजह से, क्योंकि हमने क्या क्या कहा है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है कि ये सबसे वीक है, सबसे वीक है, ठीक है, सबसे वीक है। और वो क्या करता है,
फ्रिक्शन को भी ओवरकम नहीं कर पाता। इसके वजह से लैपटॉप यहीं पर रुका है और मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ। ठीक है, अगर फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं होता, फ्रिक्शन लेस अगर ये चीजें होती, तो मैं और लैपटॉप दोनों भी एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है सबको? चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बुक में दिया हुआ है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करना है जो भी हम क्लास 9 में पढ़े हैं। देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट अ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक हम इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करते, जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाते, तब तक ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, और जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाते तब तक इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, वो उसी स्टेट में रहेंगे जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। इसे ही कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? एकदम आसान है सब। हम सिर्फ हम इसे रिकॉल कर रहे हैं जो भी हमने क्लास 9 में पढ़ा है। उसके बाद देखिए सेकंड लॉ हमें यहाँ पर पढ़ना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या दिया हुआ है, देखो, acceleration is directly proportional to the net force applied and inversely proportional to the mass of the object। यानी acceleration क्या होता है, acceleration का मतलब होता है rate of change of velocity। acceleration का मतलब क्या होता है, rate of change of velocity। ठीक है, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द अप्लाइड फोर्स, नेट अप्लाइड फोर्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखते हैं किस तरीके से। चलिए देखिए, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है 5 किलोग्राम और दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, वो लगाया है 10 न्यूटन का, और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने फोर्स लगाया है, वो लगाया है 20 न्यूटन का। अब मुझे बताओ किस ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा, किस ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। बिल्कुल, जिस ऑब्जेक्ट पर हमने ज्यादा फोर्स लगाया है वहां पर ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, टू द नेट अप्लाइड फोर्स। यानी जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। ये चीज आपको पता चल गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास की बात करते हैं। देखो आप, देखो यहाँ पर है 50 केजी मास है और यहाँ पर है 100 केजी मास। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लगाया है 50 न्यूटन का फोर्स और यहाँ पर भी मैंने लगाया है 50 न्यूटन का फोर्स, सॉरी 50 का, दोनों ऊपर मैंने 50 का फोर्स लगाया है, 50 न्यूटन का। लेकिन किस चीज में सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा उसमें सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना, इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied force and inversely proportional to the mass of the object। इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, ऐसा इसे आप समझ सकते हो। उसके बाद देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है एवरी एक्शन force has an equal and opposite reaction for which is act simultaneously।
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। आपने रॉकेट देखा होगा, ठीक है, कि मान लीजिए रॉकेट है, ठीक है, मान लीजिए रॉकेट है, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो क्या होता है, ये क्या करता है, एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर फेंकता है, एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर फेंकता है। ये गैसेस क्या करते हैं, एक एक्शन फोर्स लगाते हैं, ये गैसेस क्या कर रहे हैं, एक एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, और एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है इस रॉकेट पर, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स होगा, यानी क्या होगा, एक्शन फोर्स लग रहा है गैसेस पर, रिएक्शन फोर्स लग रहा है इस रॉकेट पर, तो इसके वजह से रॉकेट क्या करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक एग्जांपल न्यूटन के थर्ड लॉ का, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे साइंटिस्ट के, जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। और सर आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 में हुआ था, ठीक है। ये ग्रेट साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे, इन्होंने ही हमें लॉ ऑफ मोशन दे दिया है, ठीक है, इन्होंने ही हमें इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इनके ही देन है, ठीक है। और ये सारी चीजें उन्होंने, एक उनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया, उनमें इन्होंने मेंशन कर दी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखो जो केपलर ने अपने 3 लॉ दिए थे केपलर के, वो हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उस केपलर ने क्या किया था, उस लॉ में उन्होंने प्लानिटरी मोशन के बारे में बताया था, किस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, उनके बारे में बताया था, ठीक है। केपलर को पता चल गया था कि जो प्लैनेट होते हैं ना वो इस तरीके से घूमते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, उन्हें ये नहीं पता था कि ये प्लैनेट्स एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही सन के अराउंड क्यों घूमते हैं। ये केपलर ने पता लगाया, लेकिन उनके उसके पीछे का रीजन उन्हें पता नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या, न्यूटन जी आए, न्यूटन जी ने क्या किया, उसी थ्योरी का यूज किया और अपनी एक थ्योरी वहां पर उन्होंने दुनिया के सामने रख दी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटी के बारे में भी उन्होंने बता दिया। चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सर्कुलर मोशन के बारे में। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है, देखो एक बार, इन फिजिक्स सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल रोटेटिंग अलोंग द सर्कुलर पैथ। अब सर्कुलर मोशन आप सभी को पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पैथ में अगर घूम रहा है, ठीक है, किसी सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग अगर घूम रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बच्चा, उसने क्या किया, एक स्टोन को टाई किया है बाय द थ्रेड, और इस तरीके से वो घुमा रहा है। ये घुमे, जब हम इस तरीके से उसे घुमाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एक सर्कुलर मोशन कहेंगे। लेकिन जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो इसके ऊपर दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, इसलिए हम उसे सेंटर सिकिंग भी कहते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल होता है ना, वो बाहर की तरफ लगता है, इस तरीके से, ठीक है, बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। इन दोनों का भी डेफिनेशन मैं आपको लिख कर दूंगा, है मेरे पास, देखो अभी। टाइप ऑफ द फोर्सेस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में हो, तो वहां पर दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। पहला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी डेफिनेशन देख लो, अ फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी मूव इन अ सर्कुलर path is called path and directed toward the center of circle is called the centripetal force। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, then the force is directed toward the center of the circle। यानी जब कोई फोर्स अगर सेंटर के तरफ लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लग रहा है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है ना, उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और ये हर चीज पर लगता है जो चीज सर्कुलर मूव करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, ठीक है। फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द बॉडीज इनर्शिया। अब ये जो फोर्स होता है ना, क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की जो इनर्शिया मास होता है ना, बॉडी का जो मास होता है ना, उस मास के वजह से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है, और ये हमेशा ही डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये हमेशा ही सेंटर के सर्कल से, जो सर्कल होता है ना, उसके सेंटर से बाहर की तरफ वो जाता है, ठीक है, इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो हमेशा ही दूर जाता है। देखते हैं यहाँ पर, देखो एक, देखो जब ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से सर्कुलर घूम रहा है ना, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर घूम रहा है, ठीक है, तो क्या होगा,
उस पर दो फोर्स लगेगी। एक पहला फोर्स होता है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, जो सेंटर की तरफ लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और विच फोर्स अट्रैक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से बाहर लगता है ना उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए कैसे बाहर की तरफ लग रहा है। और देखो ये जो फोर्स इधर लग रहा है ना, इसे हम कहते हैं पैथ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया का पैथ कहते हैं, ठीक है। अब बाद में बताऊंगा आपको पैथ ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इन दो फोर्स के बारे में समझो। अभी जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो भी फोर्स बाहर की तरफ लगता है ना उसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स देखो आपको पता चल गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये मास की वजह से क्रिएट होता है। किसके वजह से? मास का जो इनर्शिया होता है ना उसके वजह से। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें एक पता है कि मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का, ठीक है। और वो क्या करता है, एक डेफिनेट ऑर्बिट में, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में क्या करता है, हमारे अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर घूम रहा हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर घूम रहा हो तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। यानी क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर घूमता है ना, अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है ना, देखो ये ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। और यहाँ पर है सन, और यहाँ पर मान लीजिए ये है हमारा सन है, यहाँ पर अर्थ मान लीजिए, ठीक है। या फिर इसे आप मान लीजिए ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है ना, तो क्या होता है, इस मून का डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, और इसका जो भी स्पीड होगा ना वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। क्यों होता है कि जब भी मून जब अर्थ के पास आता है ना तो उसका स्पीड ज्यादा होता है, और जब भी ये दूर जाता है ना तो इसका स्पीड कम होता है, ठीक है। ये बाद में बताऊंगा इसके पीछे का रीजन क्या है, लेकिन अभी तक आप ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन में पूछने जा रहा हूं, डू यू थिंक द सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? क्या आपको लगता है कि मून पर भी कोई फोर्स कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो मून ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के अराउंड क्या घूमता है, मून घूमता है ना, क्योंकि वो नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून और अर्थ के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो एक कॉन्स्टेंटली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर होता है। चलो, what must be the direction of the force? How will it motion have been if no such a force acted on it? देखो ये तो हो गया। उसके बाद देखो इस पर क्या होता है, एक ये सर्कुलर घूम रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा। दोनों चीजें होगी ना, एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगा, ठीक है। अगर देखो अगर मून के पास अगर ये वेलोसिटी नहीं होती, मून के पास अगर स्पीड या फिर वेलोसिटी नहीं होती, तो मून उस ऑर्बिट में नहीं रह पाता, वो अर्थ पर गिर जाता, वो अर्थ पर गिर जाता। वो उस ऑर्बिट में स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बाकी के प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, क्या उन पर भी यही फोर्स होता है? क्या ऐसे ही फोर्स होता है? तो बिल्कुल, जितने भी प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी सन और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उसके पास एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, सारी चीजें वहां पर सेम होती है, ठीक है। इज द सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम, व्हाट मस्ट बी, उसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसी तरीके से होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ होगा, और जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, सेम होगा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। सेम चीजें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं केपलर्स लॉ होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि केपलर्स लॉ होता क्या है, लॉ कौन कौन से है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगता है कि हमें कोई अगर यहाँ पर इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, कोई चीज करनी चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस सेशन।